चलिए दोस्त, रेडी है? चलिए, सबको गुड मॉर्निंग है। जब जागे तबे सवेरा। अभी जागे हैं, अभी सवेरा हुआ है, इसलिए गुड मॉर्निंग। चलिए चलिए, ऑनलाइन भी काफी सारे दोस्त जुड़ गए हैं। आरती कुमारी, खुशबू, रत्नेश कुमार, अंकित, अमित कुमार, रत्नेश कुमार, सत्यम कुमार, सबका स्वागत है। और आइए दोस्तों, अब हम केमिस्ट्री की शुरुआत करें। और कहाँ तक पढ़े थे? कॉपर धातु और उसके प्रमुख यौगिकों की हम चर्चा कर रहे हैं। और धातु और यौगिकों की चर्चा करते समय कई सारे एक्स्ट्रा फैक्ट पर भी हम बात कर रहे हैं, जिसका कवरेज नोट्स में नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड प्रश्न आए हुए हैं, तो हम उसका डिटेल डिस्कस कर रहे हैं धातुओं के अंतर्गत। और शुरुआत करते हैं कॉपर का। कॉपर और कॉपर का जो यह संकेत आया है, ये इसको तो हम अरे बारिश होगा लगता है, इसीलिए कीट पतंगा सब उड़ रहा है। ये अब ये अच्छा, चलिए छोड़िए। तो कॉपर और कॉपर का रासायनिक संकेत जो आया हुआ है, वो इसके लैटिन नाम से आया हुआ है। और आप जानते होंगे इसका लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम है। क्या है? क्यूप्रम है। लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम है। और क्यूप्रम से ही इनके संकेत तय हुए हैं। Cu कॉपर। कॉपर जिसको हिंदी में तांबा भी कहते हैं, अब जानते ही होंगे यह बात। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम समझ ले कॉपर का। और कॉपर का अगर देखें तो परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। परमाणु संख्या 29 होता है। और आप जानते हैं कि किसी भी यौगिक का इंट्रोडक्शन करने के लिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना जरूरी होता है। तो कॉपर का परमाणु संख्या 29 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 29 होंगे, क्योंकि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, और किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न कक्षा में कितना है, यही बताना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता। शुरू से ही हम एक एक तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर उनका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो कॉपर जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 29 होता है। परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है, वो आप देख रहे होंगे। तो इसका आइए लिख देते हैं दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9। 3d9 हो गया। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका होता नहीं है। होता क्या है? 3d10 और 4s1। 4s1 यानी कि आपबाउ के नियम से थोड़ा भिन्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये रखता है। कौन? कॉपर। तो कॉपर का पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन है, अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। कॉपर के परमाणु के प्रथम सेल को क्या कहते हैं? के, जिसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? दूसरा क्या कहते हैं? एल, कितना इलेक्ट्रॉन है? तीसरा क्या कहते हैं? एम, कितना इलेक्ट्रॉन? के, एल, एम, एन। तो कुल कॉपर के परमाणु के 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का उपस्थिति क्या है, आप देख ही रहे हैं। अब ध्यान दीजिए कि यह कॉपर जो है दोस्तों, यह कॉपर का आवर्त क्या होगा? तो आवर्त क्या होगा? 4,
क्योंकि एक तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त संख्या होता है। एक परमाणु में जितने सेल होते हैं उतना ही उसका आवर्त होता है। और सेल की संख्या यहाँ 4 है, KLMN। तो 4 सेल होने के कारण कॉपर का पीरियड यानी कि आवर्त क्या होगा? 4 होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए दोस्तों कि अंतिम कक्षा से ठीक पहले क्या है? डी। और अंतिम कक्षा से ठीक पहले डी हो, अंतिम कक्षा से ठीक पहले क्या हो? डी हो, तब वह किस ब्लॉक के होते हैं? तो किस ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। और डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं सब क्या कहलाते हैं? संक्रमण धातु कहलाते हैं। यानी कॉपर भी हमारा क्या है? संक्रमण धातु है। कॉपर भी हमारा क्या है? संक्रमण धातु है। किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का है। और दोस्तों डी ब्लॉक में जो है, डी ब्लॉक का जो हम वर्ग निकालते हैं, डी ब्लॉक का जो हम वर्ग निकालते हैं कि आवर्त सारणी की यह किस वर्ग में है, तो डी ब्लॉक का वर्ग बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है जी? 1 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? तो डी ब्लॉक का वर्ग बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉन प्लस डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल में कितना है? तो अगर कोई तत्व डी ब्लॉक का होता है, अगर कोई धातु या अधातु डी ब्लॉक का होता है, तो उस डी ब्लॉक का वर्ग संयोजी इलेक्ट्रॉन प्लस डी सबसेल का इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो 1 है और उससे ठीक पहले डी में कितना है? 10 है। तो 1 + 10 यानी कितना? 1 + 10 यानी कितना? 11। क्लियर हो गया? तो कॉपर जिसका परमाणु संख्या 29 है, यह आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? 4 में है। यह आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? 11 में। यह कैसा धातु है? और सभी संक्रमण धातु किस ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। सभी संक्रमण धातु किस ब्लॉक के होते हैं? डी ब्लॉक के होते हैं। क्लियर हो गया? और कॉपर की जो सबसे बड़ी खासियत है कि हम जान रहे हैं शुरुआत से ही कि सभी धातुएं जो होते हैं वो चांदी की तरह सफेद होते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सभी धातु जो होते हैं वे चांदी की तरह सफेद होते हैं। एकमात्र धातु सोना है जो पीले रंग की होती है, और एकमात्र धातु कॉपर है जो लाल रंग की होती है। तो कॉपर की यह भी खासियत है कि इसका जो रंग होता है वो लालिमा टाइप का होता है। पूरी तरह से तो लाल नहीं होता है, लेकिन लालिमा लिए हुए रहता है कॉपर। कॉपर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल बिजली के तार बनाने में किया जाता है। तो निश्चित ही आप सभी कॉपर को देखे होंगे। ऐसा अगर कोई कह रहा है कि कॉपर को हम नहीं देख रहे हैं, इसका सीधा अर्थ वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। क्लियर? तो कॉपर का कई सारे उपयोगिताएं हैं, कई सारी उपयोगिताएं हैं। और सबसे ज्यादा इसकी उपयोगिता यह है धातुओं की दुनिया में कि चांदी के बाद अगर कोई सबसे बड़ा विद्युत का चालक है तो वह कौन है? कॉपर है। चांदी के बाद विद्युत का सबसे बड़ा चालक है कौन है? इसीलिए बिजली के तार बनाने में ज्यादातर किसका इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर का, क्योंकि इसकी विद्युत चालकता बहुत ज्यादा है। चांदी की इससे भी ज्यादा है, लेकिन हम चांदी के तार बना नहीं सकते क्योंकि वो काफी महंगी हो जाएगी और वो ठीक नहीं रहेगा दोस्तों। इसीलिए कॉपर सर्वश्रेष्ठ विकल्प है बिजली के तार बनाने के लिए। कॉपर सर्वश्रेष्ठ विकल्प है बिजली के तार बनाने के लिए। तो आप सभी कॉपर देखे होंगे, तो यह लालिमा लिए हुए रहता है, लालिमा ये होता रहता है। तो कॉपर का इंट्रोडक्शन आप समझ गए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो कॉपर आवर्त सारणी के किस आवर्त में है? 4 में है। किस वर्ग में है? क्या कॉपर सामान्य धातु है या संक्रमण धातु? संक्रमण धातु किस ब्लॉक में आते हैं? डी ब्लॉक में आते हैं। कॉपर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अब आते हैं उपलब्धता पर बात करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी धातु प्राप्त करने के लिए कई सारे चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसे मेटलर्जी कहते हैं। और मेटलर्जी के प्रत्येक चरण को हम विस्तृत तरीके से इसी क्लास में देखें। तो कॉपर की जो उपलब्धता है वह अयस्कों के रूप में ही है। हालांकि कहीं कहीं कॉपर मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं।
कहीं कहीं कॉपर मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर स्थानों पर कॉपर जो है वो अयस्कों के रूप में ही पाया जाता है। तो कॉपर की उपलब्धता हमारे प्रकृति में, हमारे पृथ्वी के भूपर पट्टी पर कॉपर जो है वो मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं। और कॉपर के मुक्त अवस्था में पाए जाने के कारण है कि यह अभिक्रियाशील बहुत कम होता है, यह बहुत कम रिएक्टिव होता है। तो सोना, चांदी और प्लेटिनम तो मुक्त अवस्था में व्यापक तौर पर पाए ही जाते हैं, लेकिन मुक्त अवस्था में कॉपर भी पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी ज्यादातर कॉपर का जो बना है, कॉपर जो प्राप्त किया जाता है वो कॉपर के अयस्कों से ही किया जाता है, कॉपर के अयस्कों से ही किया जाता है। तो कॉपर के कौन कौन से मुख्य अयस्क हैं? कॉपर के मुख्य जो अयस्क है वो पहला क्यूपराइट। क्या है? क्यूपराइट। क्यूपराइट, ठीक है, क्यूपराइट। उसके बाद सबसे प्रमुख अयस्क है कॉपर पायराइटस। कॉपर पायराइटस, कॉपर पायराइटस। दूसरा है मिलेकाइट। मिलेकाइट, CuCO3 CuOH2 यानी कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड के सम्मिलित स्वरूप को क्या कहते हैं? मिलेकाइट। उसके बाद है एजुराइट। क्या है? एजुराइट। एजुराइट 2CuCO3 और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर का जो प्रमुख अयस्क है क्यूपराइट है, कॉपर पायराइट्स है, मिलेकाइट है, एजोराइट है। ये सब प्रमुख अयस्क है जो भारत में, जो पृथ्वी के भूपर पट्टी पर उपलब्ध है। हालांकि भारत में जितनी कॉपर की आवश्यकता है उतना कॉपर का उत्पादन हो नहीं पाता है, इसलिए कॉपर पर आज भी भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर है। यानी कॉपर के लिए भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर है। कॉपर हम अपने जरूरत के अनुसार उत्पादित नहीं कर पाते हैं, कॉपर हमें दूसरे देशों से आयात करना पड़ता है। कॉपर हम अपने आवश्यकता के अनुसार क्यों नहीं उत्पादित कर पाते हैं भारत में? इसके दो कारण हैं। पहला कि बहुत ज्यादा कॉपर के अयस्क हमारे पास नहीं है, और दूसरा कि कॉपर के अयस्क से कॉपर निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए ज्यादातर हम अपने जरूरत के कॉपर दूसरे देशों से आयात करते हैं। ज्यादातर हम अपने जरूरत के कॉपर दूसरे देशों से आयात करते हैं। आयात करने का मेन कारण कि एक, हमारे पास कॉपर की बहुत ज्यादा उपलब्धता है नहीं, कॉपर की अयस्कों की बहुत ज्यादा उपलब्धता है नहीं, और उपलब्धता है भी तो हमारे देश में अभी उतनी ज्यादा तकनीकी प्रगति नहीं हुई है कि उन कॉपर के अयस्कों से हम कॉपर को निकाल सके। इसलिए जरूरत के अनुसार कॉपर जो है वह आयात करना पड़ता है। कॉपर एक प्रमुख धातु है जिसको भारत में बहुत बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। तो इनके प्रमुख अयस्क है क्यूपराइट, कॉपर पायराइट, मिलेकाइट, एजुराइट। एजुराइट। तो अगर इन अयस्कों से हम कॉपर को निकालना चाहे तो मिलेकाइट, एजुराइट और क्यूपराइट से कॉपर को निकालना बहुत आसान है। मिलेकाइट, एजुराइट और क्यूपराइट से कॉपर को निकालना बहुत आसान है। कॉपर को निकालना बहुत आसान है। आसान कैसे है? तो आप मिलेकाइट, एजुराइट से जो कॉपर निकालेंगे तो मिलेकाइट कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड का है, तो इससे हम पहले कॉपर हाइड्रोक्साइड को क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। हमको बच गया कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट। एजुराइट से भी कॉपर हाइड्रोक्साइड को अलग कर देंगे तो क्या बच जाएगा? कॉपर कार्बोनेट। अब कॉपर कार्बोनेट का हम कर देते हैं क्या? निस्तापन। क्या कर देते हैं? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन। अब कैल्सिनेशन क्या समझ रहे हैं आप? वायु के अनुपस्थिति में अयस्कों को गर्म कर उसे ऑक्साइड में बदल देना क्या कहलाता है? तो हम मिलेकाइट, एजुराइट से पहले हाइड्रोक्साइड वाले कंपोनेंट को छांट करके अलग कर लिए क्या? कॉपर कार्बोनेट। कॉपर कार्बोनेट का निस्तापन करने के बाद हमें प्राप्त हुआ कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाई ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड को अभिक्रिया करा देते हैं कार्बन से। कार्बन के साथ मिलकर इसका क्या हो जाता है? अवकरण हो जाता है और हमें प्राप्त हो जाता है कॉपर और कार्बन मोनोऑक्साइड।
तो मिलेकाइट नीचे हो गया क्या, मिलेकाइट और एजुराइट से कॉपर को निकालना कितना आसान है, आप देख ही रहे हैं ना। मिलेकाइट और एजुराइट से कॉपर को निकालना कितना आसान आप देख ही रहे हैं। पहली प्रक्रिया में क्या किया जाता है, सफाई की जाती है। दूसरी प्रक्रिया में क्या किया जाता है, निस्तापन किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया में कार्बन मिलाकर क्या किया जाता है, अपकरण। और अंततः किसकी प्राप्ति हो जाती है, कॉपर का। ये कॉपर थोड़ा सा अशुद्ध होता है तो इसको थोड़ा सा रिफाइनिंग कर देते हैं और हमें कॉपर का प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह अगर क्यूपराइट से कॉपर निकालना है तो वो भी आसान है। क्यूपराइट को डायरेक्ट गर्म करेंगे किसके साथ, कार्बन के साथ, हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कॉपर प्राप्त हो जाएगा। तो क्यूपराइट से कॉपर प्राप्त करना बहुत आसान है। मिलेकाइट एजोराइट से भी कॉपर प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन भारतीय धरती पर मिलेकाइट एजोराइट और क्यूपराइट की उपलब्धता है ही नहीं। भारत में अगर कॉपर का अयस्क भी है तो वो किस रूप में है, कॉपर पायराइट के रूप में। भारत में अगर कॉपर की उपलब्धता है भी तो वह किस रूप में है, और कॉपर पायराइट से कॉपर को निकालना बहुत कठिन कार्य है। कॉपर पायराइट से कॉपर को निकालना बहुत कठिन कार्य है। क्यों कठिन कार्य है, अब इसको समझ लेते हैं। कॉपर पायराइटस से, कॉपर पायराइटस CuFeS2, CuFeS2 पायराइट। पायराइट का मतलब सल्फाइड, पायराइट का मतलब सल्फाइड, पायराइट का मतलब। तो कॉपर के जो अयस्क है मिलेकाइट एजुराइट, कॉपर के जो अयस्क था मिलेकाइट एजुराइट या क्यूपराइट, उनसे कॉपर प्राप्त करना बहुत आसान था। आप देख लिए कॉपर कैसे निकल गया एजुराइट, मिलेकाइट और क्यूपराइट से। लेकिन कॉपर पायराइट से कॉपर को निकालना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। अब कॉपर पायराइट से कॉपर को निकालना, कॉपर पायराइट से कॉपर को निकालना बहुत कठिन क्यों है, तो इसका क्या कारण है, तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है इसकी प्रमुख अशुद्धि, प्रमुख अशुद्धि के रूप में, प्रमुख अशुद्धि के रूप में फेरस सल्फाइड मिले होते हैं। प्रमुख ऑक्साइड के रूप में क्या मिले होते हैं, फेरस सल्फाइड मिले होते हैं। एक बहुत बड़ी दिक्कत इसमें यह है, आपको कॉपर निकालना, उसमें लोहा भी है, ठीक है। अन्य कई अयस्कों में अयस्क होते हैं और अन्य कोई उसमें धातुओं की उपलब्धता नहीं होती है। लेकिन आप कॉपर पायराइट में देख रहे कि इसमें अशुद्धि के रूप में मुख्य रूप से क्या है, फेरस सल्फेट है। कॉपर पायराइट्स में मेन अशुद्धि के रूप में क्या मिला हुआ है, फेरस सल्फेट है, या कहिए कि कॉपर पायराइट्स में फेरस सल्फेट की उपस्थिति है। यह सबसे बड़ा दिक्कत है कॉपर पायराइट से कॉपर को निकालने के लिए। कॉपर पायराइट से गए कॉपर निकालने के लिए, पता चला कि कॉपर के बदला लोहे निकल रहा है, क्योंकि उसमें लोहा भी सम्मिलित है। तो एक दिक्कत कॉपर पायराइट से कॉपर निकालने में यह है कि इसका मेन अशुद्धि फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, सॉरी फेरस सल्फाइड है, सल्फेट SO4 को कहते हैं। दूसरा प्रमुख दिक्कत है कॉपर पायराइट से कॉपर निकालने में कि कॉपर में सल्फर के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति लोहा से ज्यादा होता है, लोहा से ज्यादा होता है। आप जानते हैं कि कॉपर बहुत कम अभिक्रियाशील है और लोहा के सामने तो कॉपर कुछ नहीं है। रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा तो कॉपर से काफी ज्यादा ऊपर है कौन, लोहा। यानी कॉपर के तुलना में लोहा बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर के तुलना में लोहा बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है। लेकिन सल्फर के सामने लोहा फैल हो जाता है। कम अभिक्रियाशील लोहे के तुलना में कॉपर बहुत कम अभिक्रियाशील होने के बावजूद कॉपर लोहा के तुलना में सल्फर से तेजी के साथ रिएक्शन करता है, और इसलिए कॉपर का शत्रु कहा जाता है किसको, सल्फर को। तांबा का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है,
सल्फर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? यही कारण है कि कॉपर बहुत कम लोहे के तुलना में अभिक्रियाशील होने के बावजूद यह सल्फर से लोहे के तुलना में तेजी के साथ अभिक्रिया करता है। अब आप कहिएगा कि कॉपर में सल्फर के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति लोहा से अधिक है, तो यह दिक्कत किस प्रकार से क्रिएट करता है? दिक्कत यह क्रिएट करता है कि आप जानते हैं कि धातु प्राप्त करने के लिए पहले अयस्क को ऑक्साइड में बदलना पड़ता है कि नहीं? मेटलर्जी का एक चरण यह भी था कि धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में बदल देना। तो कॉपर पायराइड से भी जब हम कॉपर प्राप्त करेंगे, कॉपर पायराइड से भी जब हम कॉपर प्राप्त करेंगे, तो पहले हमें कॉपर को ऑक्साइड में बदलना पड़ेगा। ऑक्साइड में बदलने के लिए इसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करिएगा, तो ऑक्सीजन से लोहे रिएक्शन करेगा और कॉपर को सल्फर है अपना उसे रिएक्शन कर रहा है। बैठे हुए कॉपर ऑक्साइड बनेगा, तो पता चला कि कॉपर सल्फाइड हमें प्राप्त हो गया है, ऑक्साइड तो लोहा का बन गया है। समझे कि नहीं समझे? तो क्योंकि अगर आप इसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराकर ऑक्साइड यानी कॉपर ऑक्साइड में बदलने की कोशिश करिएगा, तो यह इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उस ऑक्सीजन से तेजी से रिएक्शन कौन करता है? लोहा करता है। अब बाकी कॉपर क्या करेगा? कॉपर ऑक्सीजन को छोड़कर सल्फर एक साथ भिड़ा रहता है। लोहा जा रहा है कि ऑक्सीजन मिल गया हमको, जा रहे ही करे कि सल्फर तुम आ जाओ। और अंतिम में हमें कॉपर ऑक्साइड के बदला कॉपर सल्फाइड की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है ना? तो दूसरी प्रमुख दिक्कत क्या है देख लिए। ना कि कॉपर। तीसरी प्रमुख दिक्कत है कि ऑक्साइड बनाते समय कॉपर के बदले लोहा का ही ऑक्साइड पहले बनकर तैयार हो जाता है। तो मेलेकाइट, एजुराइट और क्यूपराइट से कॉपर को प्राप्त करना बहुत आसान है। गरमाइए, कार्बन मिलाइए, कॉपर निकालिए, सिंपल। लेकिन भारत के पास न मेलेकाइट का भंडार है, ना एजुराइट का, न ही क्यूपराइट का। कॉपर का भंडार नहीं है। जहां कहीं भी है कॉपर पायराइड से, और कॉपर पायराइड से कॉपर निकालना चंद्रयान लॉन्च करने जितना कठिन है। और कॉपर पायराइड से कॉपर निकालने में कितनी दिक्कत क्यों होती है? इसका तीन प्रमुख कारण है। पहला की प्रमुख अशुद्धि के रूप में कॉपर पायराइड में क्या मिला हुआ है? फेरस सल्फाइड मिला हुआ है। सल्फेट नहीं, सल्फाइड। सल्फेट SO4 को पढ़ते हैं, एस को क्या पढ़ते हैं? सल्फाइड। फेरस सल्फाइड मिला हुआ है, एस को पायराइट भी पढ़ते हैं, इसे लौ पायराइट भी आप पढ़ सकते हैं। तो प्रमुख अशुद्धि के रूप में यह मिला हुआ है। एक प्रमुख दिक्कत यह है। दूसरी प्रमुख दिक्कत यह है कि कॉपर सल्फर के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति लोहा से ज्यादा होता है, जबकि कॉपर कई गुना कम रिएक्टिव है लोहा से। फिर भी पता नहीं सल्फर के साथ इससे क्या बन पड़ गया है। और यही कारण कॉपर का शत्रु तत्व किसे कहा जाता है? सल्फर को कॉपर का शत्रु तत्व क्या कहा जाता है? तीसरी प्रमुख दिक्कत यह है कि हम पहले धातु प्राप्त करने के लिए अयस्क को ऑक्साइड में बदलते हैं। तो जब कॉपर ऑक्साइड को कॉपर पायराइड से जब कॉपर ऑक्साइड प्राप्त करने की हम कोशिश करते हैं, तो पहले हमें कॉपर ऑक्साइड ना प्राप्त होकर लोहा का ऑक्साइड ही प्राप्त हो जाता है। जब पूरी तरह से लोहा ऑक्साइड बन जाता है, तब उसके बाद कॉपर ऑक्साइड बनना धीरे धीरे शुरू होता है। तो कॉपर पायराइड से कॉपर प्राप्त करने में कितनी कठिनाइयां हैं, इसको आप समझे कि नहीं समझे? लेकिन इतनी कठिनाइयों के बावजूद भी कॉपर पायराइड से कॉपर की प्राप्ति होती है। कॉपर पायराइड से कॉपर की प्राप्ति होती है। कितने चरणों में होती है? तो आइए संक्षिप्त तरीके से हम जान ले कि आखिर कॉपर पायराइड से
आखिर कॉपर पायराइड से कॉपर की प्राप्ति कैसे होती है? तो सबसे पहले कॉपर पायराइड को फेन प्लवन विधि द्वारा अशुद्धि को दूर किया जाता है। फेन प्लवन विधि के बारे में बताए थे कि सल्फाइड अयस्क को साफ करने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है? और चूंकि यह सल्फाइड अयस्क ही है कि नहीं है, सल्फाइड अयस्क है कि नहीं है ना? तो दोस्तों यह सल्फाइड अयस्क है, इसीलिए सबसे पहले इस अयस्क को फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस यानी कि फेन प्लवन विधि द्वारा इनके अशुद्धियों को क्या किया जाता है? दूर किया जाता है। कॉपर पायराइड से कॉपर निकालने का प्रथम चरण है कि कॉपर पायराइड को फेन प्लवन विधि के द्वारा साफ करके इनके अशुद्धि को क्या किया जाता है? बाहर किया जाता है। क्या किया जाता है? बाहर। जब बाहर आ जाता है दोस्तों, हाँ, धरा आ गया। अरे यार, चलिए ध्यान दीजिए। कॉपर पायराइड साफ हो गया। दूसरा स्टेप एक विकास किधर गया? वहां को कोई क्लास में जो है उसको बोलिए कि एक अगरबत्ती आता कीट भगाने वाला आता है जी। हाँ, वो मंगवा लीजिए, तो इसको जला देंगे, यहां भाग जाएगा। कॉपर पायराइड्स, अब कॉपर पायराइड साफ हो गया। दूसरा स्टेप में कॉपर पायराइड का निस्तापन करेंगे कि भर्जन? क्या करेंगे? निस्तापन। सल्फाइड है इसका किया जाता है निस्तापन। सल्फाइड है इसका किया जाता है। सल्फाइड ऐश का भर्जन किया जाता है। सल्फाइड ऐश का क्या किया जाता है? भर्जन। सल्फाइड ऐश का क्या किया जाता है? भर्जन किया जाता है। तो ये कॉपर पायराइड्स है, इसका हम करेंगे क्या? अब भर्जन यानी रोस्टिंग। ऑक्सीजन के उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में सल्फाइड अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? तो कॉपर पायराइड से कॉपर प्राप्त करने के लिए पहले फेन प्लवन विधि के द्वारा सफाई होती है, सारे अशुद्धि अर्थात गैंग को दूर कर दिया जाता है अयस्क से। फिर उसके बाद कॉपर पायराइड का क्या किया जाता है? भर्जन इसलिए क्योंकि यह सल्फाइड अयस्क है। निस्तापन कार्बोनेट अयस्क का किया जाता है या हाइड्रोक्साइड अयस्क का किया जाता है। सल्फर वाले सल्फाइड अयस्क का निस्तापन नहीं किया जाता है, तो भर्जन किया जाता है। भर्जन में क्या किया जाता है? तो आपको हम बताए थे कि ऑक्सीजन या हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन करने के उपरांत दोस्तों, भर्जन करने के उपरांत कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। भर्जन करने के उपरांत आपको क्या प्राप्त होता है? कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड का क्या प्राप्त होता है? मिश्रण प्राप्त होता है। किसके बाद प्राप्त होता है? यानी कि इस कॉपर पायराइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप गर्म करिएगा
इस कॉपर पायराइट को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब आप गर्म करिएगा तो आपको कॉपर सल्फाइड, फेरस सल्फाइड, कॉपर ऑक्साइड और लॉ ऑक्साइड का क्या प्राप्त होगा? मिश्रण। चूंकि रिएक्शन बहुत बड़ा बड़ा है तो उतना में जाने की कोई जरूरी नहीं है, आप एकदम संक्षिप्त तरीके से हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। तो भर्जन के बाद किसका किसका मिश्रण प्राप्त हुआ दोस्तों? क्लियर? तो ये था आपका पहला स्टेप, ये था आपका दूसरा स्टेप। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में स्मेल्टिंग का कार्य करते हैं। किसका? स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग को हिंदी में कहते हैं प्रदावन। पता नहीं हिंदी में, स्मेल्टिंग याद रखिए। स्मेल्टिंग क्या जाता है? क्या क्या जाता है? स्मेल्टिंग क्या जाता है? स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है? स्मेल्टिंग का मतलब होता है कि मिश्रण को कोक यानी कार्बन के साथ मिलाकर गर्म किया जाता है। क्लियर हो गया? मिश्रण को कोक के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? स्मेल्टिंग कहलाता है। या आप समझिए कि स्मेल्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है, मतलब किसी भी पदार्थ का हम स्मेल्टिंग कर रहे हैं तो उसका मतलब है उसमें कोक मिला दिए हैं और फिर उसको क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। किसी पदार्थ में कोक मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। किसी भी पदार्थ में कोक या कार्बन मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भर्जन के उपरांत जो मिश्रण प्राप्त हुआ है जिसमें 4 प्रमुख पदार्थ है, उनमें हमने क्या किया? कोक मिला दिया। उनमें हमने क्या मिला दिया? कोक मिला दिया और कोक मिलाकर उसे गर्म किया। कोक इस मिश्रण को कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर, इस मिश्रण को कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर, इस मिश्रण को कोक के साथ, इस मिश्रण को कोक के साथ मिलाकर गर्म करने पर अंत में प्राप्त होता है कॉपर सल्फाइड तथा फेरस सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त होता है। मिश्रण प्राप्त होता है जिसे कॉपर मेटे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर मेटे कहते हैं। कॉपर मेटे कहते हैं तथा कहते हैं तथा कॉपर मेटे में 50% कॉपर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 50% कॉपर पाया जाता है। तो स्मेल्टिंग जो किए यानी कोक के साथ मिलाकर जो गर्म किए, तो स्मेल्टिंग करने के उपरांत आपको कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त हुआ। अब जो कॉपर सल्फाइड फेरस सल्फाइड का मिश्रण प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं? कॉपर मेटे कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉपर मेटे मिश्रण में क्या क्या उपस्थित रहता है? कॉपर सल्फाइड और कॉपर मेटे में क्या क्या उपलब्ध रहता है? कॉपर मेटे में क्या क्या उपलब्ध रहता है? और कॉपर मेटे में कार्बन, कॉपर की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? कितनी होती है? और चौथा चरण है बेसिमीकरण। चौथा चरण है बेसिमीकरण। क्या चरण है? बेसिमीकरण। कॉपर मेटे से कॉपर की प्राप्ति इसी प्रक्रिया अरे यार, कॉपर की प्राप्ति इसी प्रक्रिया से होता है। ठीक है? 50%, 50%,
50% कॉपर पाया जाता है। क्लियर हो गया? अरे यार, क्लियर हो गया? तो कॉपर मेटे से कॉपर की प्राप्ति, कॉपर मेटे से कॉपर की प्राप्ति किस प्रक्रिया के जरिए होती है? कॉपर मेटे से कॉपर की प्राप्ति किस प्रक्रिया के जरिए होती है? बेसिमीकरण के जरिए होती है। किस प्रक्रिया के जरिए होती है? नीचे में लगा दीजिए, नीचे में लगा दीजिए। तो हवा में तो इसका उड़ ही जाएगा। क्लियर? ओ भाई, वही तो मच्छर भगाने वाला है जी। ओ, हमको लगा इससे कीट मकोड़ा भी भाग सकता। ओके ओके, चलिए दोस्तों, कॉपर हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अब डिस्टर्ब हो रहा है, होने दीजिए, क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा। एक बार आइए दोस्तों, एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते। कॉपर हमारा निकल चुका है, कॉपर हमारा निकल चुका है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। हम क्या देखें कि मेलेकाइट एजुराइट से, ठीक है ना, मेलेकाइट और एजुराइट से या क्यूपराइट से कॉपर प्राप्त करना बड़ी आसान है। हम उसका कैल्सिनेशन करते हैं, कार्बन मिलाकर अपकरण करके कॉपर प्राप्त हो जाता। लेकिन भारत के भूपर पट्टी पर मेलेकाइट, एजुराइट या क्यूपराइट जैसे अयस्कों की उपलब्धता नहीं है। भारत के जिन राज्यों में कॉपर के खाने हैं उसमें कॉपर की उपलब्धता किस रूप में है? कॉपर पायरेट से है। और कॉपर पायरेट से कॉपर को निकालना बहुत कठिन कार्य है। और कॉपर पायरेट से कॉपर को निकालना कठिन कार्य इसलिए है क्योंकि इसके 3 कारण है। तीनों कारण समझ गए दोस्तों? वे 3 कारण कौन कौन से है, समझ गए? वो 3 कारण है कि अशुद्धि क्या है, दूसरा सल्फर के साथ संयोग करने की प्रवृत्ति कॉपर में बहुत ज्यादा है। सल्फर में कॉपर सल्फर के साथ लोहे के तुलना में बहुत तेजी के साथ रिएक्शन कर बैठता है, ये एक दिक्कत है। तीसरा दिक्कत है कि जब हम कॉपर पायरेट से कॉपर ऑक्साइड बनाने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले क्या प्राप्त हो जाता है? लौ ऑक्साइड प्राप्त होता है। और जब तक पूरा लोहा ऑक्साइड ना बन जाए तब तक कॉपर ऑक्साइड की प्राप्ति हमें होती नहीं। लेकिन इन 3 प्रमुख कारणों से कॉपर पैड से कॉपर प्राप्त करना निश्चित ही एक बहुत कठिन कार्य है। लेकिन फिर भी कॉपर पायराइड से कॉपर की प्राप्ति की जाती है। कैसे कैसे की जाती है? तो आइए एक बार फिर से हम रिवाइज कर लें। सबसे पहले कॉपर पायराइड्स को फेन प्लवन विधि के द्वारा साफ कर लेते हैं। साफ करने का मतलब है कि उनमें जो गैंग मिला हुआ उसको क्या कर लेते हैं? दूर कर लेते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि सल्फाइड ऐश के गैंग को दूर करने के लिए, सल्फाइड ऐश के गैंग को दूर करने के लिए किस विधि का अपनाया जाता है? जब उसके बाद कॉपर पायराइड साफ हो जाता है तो दूसरी बार हम कॉपर पायराइड का क्या करते हैं? भर्जन करते हैं। और कॉपर पायराइड का भर्जन करने के उपरांत जो मिश्रण प्राप्त होते हैं उसमें क्या क्या रहता है? अब इस मिश्रण को कोक के साथ मिलाकर क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है। और इस मिश्रण को कोक यानी कि कार्बन के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मेल्टिंग के उपरांत हमें कॉपर मेटे की प्राप्ति होती है। कॉपर मेटे में कॉपर कितना होता है? 50% होता है। कॉपर मेटे में कॉपर कितना होता है? 50% होता है। और कॉपर मेटे किसके मिश्रण को कहा जाता है? और फिर कॉपर मेटे का हम क्या करते हैं? बेसिमीकरण करते हैं। और बेसिमीकरण के माध्यम से ही दोस्तों, बेसिमीकरण के माध्यम से ही हमें कॉपर मेटे से कॉपर की प्राप्ति होती है। कॉपर मेटे से कॉपर की प्राप्ति होती है। और इसके बाद फिर हम कॉपर का रिफाइनिंग करते हैं। कॉपर का क्या करते हैं? रिफाइनिंग करते हैं और कॉपर की प्राप्ति हो जाती है। यानी कि कुल 4 चरणों से गुजरना।
कॉपर पायराइट से कॉपर प्राप्त करने के लिए पहले फेन प्लवन विधि से सफाई, फिर उसका भर्जन करना है, और भर्जन करने के उपरांत उसका स्मेल्टिंग करना है। भर्जन करने के उपरांत स्मेल्टिंग करना है। स्मेल्टिंग के उपरांत बेसिमीकरण करना है। बेसिमीकरण के बाद हमें क्या प्राप्त होता है? कॉपर प्राप्त होता है। कॉपर मेटे में कितना परसेंट कॉपर? 50% कॉपर। किसके मिश्रण को कॉपर मेटे कहा जाता है? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास पायराइट होने के बावजूद हम उस पायराइट अयस्क से कॉपर की प्राप्ति कर लेते। क्लियर? अब कॉपर की उपयोगिता, कॉपर की उपयोगिता, कॉपर की जो उपयोगिता है, गया कॉपर की जो उपयोगिता है, कॉपर की जो उपयोगिता है वह शुद्ध अवस्था में भी बहुत ज्यादा है। हम देखे थे इससे पहले कई धातुओं की उपयोगिता शुद्ध अवस्था में नहीं था। उदाहरण के लिए क्या मैग्नीज के प्रयोग शुद्ध अवस्था में था? नहीं था। उसकी जो प्रमुख कंपाउंड था पोटेशियम परमैंगनेट, उसकी उपयोगिता थी। ठीक है ना? उसके बाद कैल्शियम की क्या शुद्ध अवस्था में कोई उपयोगिता थी? उनके प्रमुख यौगिकों की बहुत ज्यादा उपयोगिता थी। लेकिन अगर हम बात करें तो कॉपर की भी उपयोगिता शुद्ध अवस्था में काफी ज्यादा होती है। हालांकि सबसे ज्यादा उपयोगिता तो लोहा की है, उसके बाद एल्युमिनियम की है शुद्ध अवस्था में, लेकिन कॉपर की सबसे ज्यादा बिजली के सामान बनाने में, उसके बाद कैलोरी मीटर बनाने में। कैलोरी मीटर वो है जिससे उष्मा का मापन किया जाता है। किससे? उष्मा का। एक होता है थर्मामीटर जिससे तापमान को मापा जाता है। एक थर्मामीटर जिससे तापमान को मापा जाता है। थर्मामीटर विभिन्न प्रकार के मरकरी यानी पारा से बनाया जाता है। और एक होता है कैलोरी मीटर जिससे उष्मा को मापा जाता है। एक होता है कैलोरी मीटर जिससे किसको मापा जाता है? तो कैलोरी मीटर जिससे उष्मा को मापा जाता है वो भी किससे बनाए जाते हैं? तांबा को। उसके बाद बड़े बड़े बिल्डिंग पर जो लाइटिंग कंडक्टर लगे होते हैं, जो बिजली जो गिरता है उसको सीधे, उसके आवेश को सीधे पृथ्वी के नीचे भेज देते हैं, वो लाइटिंग कंडक्टर भी किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। लाइटिंग कंडक्टर भी किसके बनाए जाते हैं? कॉपर के बनाए जाते हैं। लाइटिंग कंडक्टर बिजली के बृहत मात्रा के आवेश को ग्रहण करके सीधे उसे पृथ्वी के भीतर भेज देते हैं, और जिससे बड़े बड़े बिल्डिंग बिजली गिरने के जो कुप्रभाव है उससे बचे हुए रहते हैं। तो कॉपर की उपयोगिता विद्युत चालकता अच्छे होने के कारण विद्युत सामान बनाने में, बिजली के तार बनाने में, कैलोरी मीटर बनाने में, लाइटिंग कंडक्टर बनाने में, कई तरह के कार्यों में होता है। इसके अलावे कॉपर से कई विशेष मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं। जैसे पित्तल का एक प्रधान अवयव क्या है? कॉपर है। लेकिन कॉपर की जो उपयोगिता है वो यौगिकों के रूप में बहुत कम है। यौगिकों के रूप में इसकी कोई विशेष उपयोगिता, फिर भी हम एक कंपाउंड पर हम बात करते हैं। तो अगर आप कॉपर की बात करें तो दो ही कंपाउंड आपको याद रखना है। एक कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और दूसरा क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल होता है कैटेलिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के रूप में होता है। क्यूप्रिक क्लोराइड का इस्तेमाल किस रूप में होता है? उत्प्रेरक के रूप में होता है। और ये जो कॉपर सल्फेट है दोस्तों, इस कॉपर सल्फेट को कहते हैं नीला कशिश। क्या कहते हैं? नीला कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला कशिश। अंग्रेजी में ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ब्लू कशिश का मतलब सल्फेट। कशिश का मतलब सल्फेट को ही ग्रीक शब्दों में क्या कहा जाता है? कशिश कहा जाता है। तो कशिश या विट्रियोल उसी कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें क्या लगा हो? सल्फेट लगा हो। कशिश या अंग्रेजी में विट्रियोल उसे कहा जाता है जिससे यौगिक में क्या लगा हो। तो कॉपर सल्फेट को क्या कहा जाता है? नीला कशिश। कशिश इसलिए क्योंकि यह सल्फेट है, कशिश इसलिए क्योंकि यह सल्फेट। और इस कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है?
नीला होता है। कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? नीला कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? नीला कशिश कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये जल में घुलनशील है। ये जल में क्या है? कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि अगर जल में कॉपर सल्फेट को डाल दे तो जल रंगहीन से बदलकर उसका रंग क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। कलरलेस से वाटर जो है ब्लू कलर का हो जाएगा। और इसका दूसरा नाम है तुतिया। क्लियर? कॉपर सल्फेट का दूसरा नाम क्या है? और यह एक विषैला कंपाउंड है। विषैला। कॉपर सल्फेट एक विषैला कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट एक विषैला कंपाउंड है। कॉपर सल्फेट एक विषैला कंपाउंड है और इसका इस्तेमाल शैवालों सबको मारने के लिए, बड़े बड़े पानी के टंकी को साफ करने के लिए, काई को हटाने के लिए किया जाता है। इसकी प्रकृति विषैली होती है। इसकी प्रकृति विषैली होती है। और दूसरा है क्यूपरिक क्लोराइड, जिसका इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? कैटेलिस्ट के रूप में किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? क्लियर? तो कॉपर में इतना ही याद रखना। पढ़िए एक बार कॉपर को। चलिए ऑनलाइन वाले दोस्तों, विक्की कुमार पासवान, निशांत कुमार, दीपक कुमार, चलिए विक्की कुमार कर मेरे गांव के तरफ से लाइन भाग गया है, टेंशन नहीं लीजिए, अभी तुरंत पटना से भेज रहे हैं। बारिश हो रही है गांव में क्या? क्लियर? कॉपर में कोई दिक्कत? चलिए अभी बिल्कुल एक तरह की काई को ब्लीचिंग पाउडर से भी साफ किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉपर सल्फेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? कॉपर में कोई दिक्कत नहीं। अगला कंपाउंड क्या है? जिंक। जिंक। और जिंक का जो सिंबल तय हुआ है यह इसके नाम से ही तय हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी रासायनिक तत्व के संकेत तीन तरह से तय होते। अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर, अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर, अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर किसी तत्व को मिल गया है और एक और तत्व है जिसका भी अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर वही है, तब अंग्रेजी नाम के कितने अक्षर लिए जाते हैं? 2 अक्षर लिए जाते हैं। और कुछ के संकेत उनके लैटिन नाम से लिए गए हैं। तो जिंक का जो संकेत होता है, जिंक का जो संकेत होता है Zn, वह उसके अंग्रेजी नाम से ही आया हुआ है। और इस जिंक का जो परमाणु संख्या होता है कितना होता है? 30 होता है। जिंक का परमाणु संख्या कितना होता है? 30 होता है। और परमाणु द्रव्यमान कितना? 65 के लगभग होता है। परमाणु द्रव्यमान कितना? 65 mu के बराबर होता है। तो अब हम जिंक का इंट्रोडक्शन जानेंगे तो इसका क्या लिखना होगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी से लिखा जाए क्योंकि 29 अभी तुरंत लिखे हैं और यह है 30।
अब कॉपर के अंतिम कक्षा में कितना था? एक। अब कॉपर से एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा किसमें? जिंक में, यानी जिंक के अंतिम कक्षा में कितना हो जाएगा? बाकी सब कुछ समान रहेगा। तो जिंक में जो है इसका इलेक्ट्रॉन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। क्लियर? हाँ, अपवाऊ के नियम से पी के बाद एस आएगा, लेकिन उसके बाद हम व्यवस्थित कर दिए, तीसरा कक्षा को एक जगह रख दिए, चौथा कक्षा को उसके बाद रख दिए। तो अब ध्यान दीजिए कि अगर जिंक देखें तो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। अब आइए दोस्तों कि अगर हम जिंक का आवर्त देखें तो यह किस आवर्त में? 4। और जिंक का आवर्त 4 क्यों होगा? क्योंकि इसमें 4 सेल है। किसी तत्व के परमाणु में जितने सेल होते हैं वही उसकी आवर्त संख्या होती है, वही उसकी आवर्त संख्या होती है। तो इसमें कुल कितने सेल हैं? 4 सेल है, इसीलिए जिंक का आवर्त क्या होगा? और अंतिम से ठीक पहले क्या है? डी। अंतिम से ठीक पहले क्या है? डी। तो यह किस ब्लॉक का होगा? अंतिम कक्षा से पहले ठीक डी ऑर्बिटल रहे, डी सबसे रहे, तो वह किसका होगा? डी ब्लॉक का होगा। किस ब्लॉक का होगा? यानी कि तांबा के तरह जिंक भी क्या है? संक्रमण धातु है। अब आइए वर्ग निकालना, आप समझ गए हैं? डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग निकाल सकते हैं। डी ब्लॉक के तत्वों का वर्ग बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस डी सब सेल का इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस, तो यह किस वर्ग का हो गया? क्लियर? किस वर्ग का हो गया? तो जिंक जो आवर्त सारणी के वर्ग 12 में है, आवर्त 4 में है, यह भी संक्रमण धातु है, यानी कि यह भी डी ब्लॉक का। और एक खास बात की, जो सांप का विष होता है, सांप का विष, उसमें जस्ता की उपस्थिति होता है 0.1 से लेकर 0.6% तक। तो जिंक के बारे में एक रोचक तथ्य ये भी जान लीजिए, वैसे प्रश्न होगा इससे रिलेटेड जरूर पूछा हुआ है कि सांप के विष में जिंक की उपस्थिति होती है। सांप के विष में जिंक की उपस्थिति होती है, और सांप के विष में जिंक कितना प्रतिशत होता है? 0.1 से लेकर 0.6 तक, 0.1 से लेकर 0.6 तक, 0.1 से लेकर 0.6 तक। क्लियर? अब आइए दोस्तों, इंट्रोडक्शन तो हो गया, जिंक की उपलब्धता पर हम बात कर ले। उपलब्धता, तो जिंक तो अभिक्रियाशील धातु है, और जिंक की अभिक्रियाशीलता लोहे से भी ज्यादा है। जिंक अभिक्रियाशील धातु है, और जिंक की जो अभिक्रियाशीलता है वो लोहे से भी क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज याद किया ना सब? रिएक्टिविटी सीरीज सबको याद हो गया है कि नहीं? याद करने की रफ्तार जानते हैं आप लोग? लगता नहीं याद करते हैं। ठीक है, बहुत मोटिवेटर सब जो है ना, एग्जाम को हल्का बना कर रख दिया है। इतना मोटिवेट करता है ना स्टूडेंट सबको कि सबको लगता है हाँ सही में आसान है कि ना है? ध्यान रख दीजिए दोस्तों, जरा सा भी ध्यान गया, ये बात हम शुरुआत दिन से ही बोल रहे हैं, तो याद नहीं हो रहा है तो 2 ही कारण हो सकता है। या तो आप पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं रहे हैं, अब बैठ भी रहे हैं तो बैठ कर मोबाइल चला रहे हैं। क्या आजकल तो एक अलग बीमारी हो गया है। हाँ ठीक है, रील तो छोड़िए, अब फेसबुक पर ऐसा पोस्ट मारे कर लगबे नहीं करेगा कि जिंदगी में कोनो टेंशन हो है क्या? हाँ, पिताजी खेत में धान रोप रहा है, बेटा लिखता है कि महाकाल के भक्त।
ठीक है, ऐसी स्थिति आ गया। सही बता रहे हैं। हम कुछ लड़कों को देखते हैं तो हमको आश्चर्य होता है कि इसको क्या नौकरी होगा। जनरल कंपटीशन का तैयारी करने आया है और देख रहा है कि भीड़ कितनी ज़्यादा है, देख रहा है कि सीटों की उपलब्धता हर बोर्ड की तरफ से दिनों दिन घटती जा रही है, तब इस तरह से तैयारी करता है कि समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, इतना कुछ करके सबको दे रहे हैं और उसके बाद जब आप प्रश्न को याद नहीं, हम कुछ करने के लिए बोलते, सिर्फ कहते प्रश्नों को रटिए। और इतना कवरेज है प्रश्न में कि आपको हम बोले थे कि बोर्ड भी हमारा नोट ले जाकर सेट करता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये छुपाने वाली बात नहीं है। छुपाने, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बड़ा से बड़ा कोचिंग जो हमसे भी बड़ा है उसका मास्टर हमारा नोट लेकर पढ़ाता है। ठीक है, आप चेक करिएगा दोस्तों, आपको अभी कभी मौका मिला होगा नोट को, लेकिन हम कहते हैं कि जाओ ना नोट लेकर जाओ ना, नोट लेकर जाकर क्या समझा पाएगा उस नोट को? आए, ठीक है, कॉपर में जितनी बात लिखा हुआ उससे कहीं ज्यादा बात आपको बताए कि नहीं, और जितनी बात बताए उससे कहीं ज्यादा प्रश्न है। आप देखिएगा कॉपर का प्रश्न 2-3 को प्रश्न नहीं बनेगा आपसे, इतना बताने के बाद उसको हम प्रश्न आते समय क्लियर करेंगे। तो आपका सारा कवरेज मिला हुआ, फिर भी आप याद नहीं कर रहे हैं तो श्योर रहिए नौकरी तो होने वाला नहीं है, नहीं तो हम ही को हो जाता। तो आइए उपलब्धता पर हम बात करते हैं, उपलब्धता पर बात करते हैं। और अगर उपलब्धता पर बात करते तो जिंक तो अभिक्रियाशील है, तो मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना है संभावना? मुक्त अवस्था में पाए जाने की संभावना ही नहीं है। कॉपर बहुत कम अभिक्रियाशील थे तो उसका मुक्त अवस्था में पाए गए, वे मुक्त अवस्था में पाए गए। लेकिन क्या जिंक की मुक्त अवस्था में पाए जाने की कोई संभावना आपको लग रहा है? लग रहा है दोस्तों? नहीं लग रहा है। तो इसका कौन कौन से अयस्क हैं? तो आइए, इसका जो सबसे प्रमुख अयस्क है जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। दूसरा है कैलामाइन, कैलामाइन दूसरा प्रमुख अयस्क है कैलामाइन। और तीसरा प्रमुख अयस्क है जिंकाइट। और भी ढेर सारे अयस्क है, लेकिन जिंक जो निकाला जाता है इन्हीं 3 प्रमुख अयस्क से। तो जिंक के पृथ्वी के भूपर पट्टी पर जिंक के ढेर सारे खनिज पाए जाते हैं, ढेर सारे खनिज। लेकिन हर खनिज से तो हम धातु को निकाल नहीं सकते, हमें उन खनिजों में अयस्कों का चयन करना पड़ता है। तो ढेर सारे जिंक के खनिजों में जो प्रमुख अयस्क है जिनसे जिंक को निकाला जाता है वो है आपका जिंक ब्लेंड जो कि सल्फाइड अयस्क है, कैलामाइन जो कि कार्बोनेट अयस्क है, और जिंकाइट जो कि ऑक्साइड अयस्क है। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात करिएगा तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में जिंक ब्लेंड या फिर कैलामाइन से ही जिंक को निकाला जाता है, जिंक ब्लेंड या कैलामाइन से ही जिंक को निकाला जाता। आ जाएगा 2 सेकंड में आ जाएगा। अब दोस्तों अगर हम आपसे पूछे कि जिंक ब्लेंड से कैसे जिंक को निकाला जाएगा और कैलामाइन से जिंक को कैसे निकाला जाएगा, या जिंक ऑक्साइड से जिंक को, जिंकाइड से जिंक को कैसे निकाला जाएगा, कि आप इसे आसानी से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? अगर आपसे हम पूछे कि जिंक ब्लेंड से जिंक की प्राप्ति कैसे होगी, या कैलामाइन से जिंक की प्राप्ति कैसे होगी, या जिंकाइड से जिंक की प्राप्ति कैसे होगी, आप बता सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर नहीं बता सकते इसका मतलब है कि आप ध्यान से क्लास किए नहीं है। दोस्तों ये सल्फाइड अयस्क है, ये कार्बोनेट अयस्क है, ये ऑक्साइड अयस्क है। अगर आप इस अयस्कों से जिंक की प्राप्ति की प्रक्रिया को नहीं समझ रहे हैं तो इसका मतलब आप क्लास ठीक से नहीं किए हैं। तो आइए एक बार फिर से हम समझा देते हैं कि इन अयस्कों से आखिर जिंक की प्राप्ति कैसे होगी। तो सीधा सवाल है, आइए देखिए, पहला आपको हम बता देते हैं जिंक ब्लेंड।
जिंक ब्लेंड, ये सल्फाइड है इसका। पहले आप इसे साफ कर लेंगे, किससे? फेन प्लवन विधि से, क्योंकि सल्फाइड है, इसकी सफाई किससे होती है? फेन प्लवन विधि से साफ हो जाने के बाद आप इसका क्या करेंगे? भर्जन करेंगे। भर्जन करेंगे तो जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जिंक ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर डाई। अब तीसरा स्टेप, ठीक है, पहला स्टेप में आपने सफाई कर दिया, दूसरा स्टेप में आपने क्या कर दिया? भर्जन। तीसरा स्टेप में आप जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म कर दीजिए, जिंक मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, जिंक की प्राप्ति हो गई। और जिंकाइड तो डायरेक्ट जिंक ऑक्साइड था, जिंकाइड में डायरेक्ट कार्बन मिलाइए, गर्म करिए, क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लियर हो गया। अब अगर आप कैलामाइन यानी कि ZnCO3 से प्राप्त करना चाहते हैं तो पहले इसको साफ कर लीजिए, द्रव चालित धुलाई। हाइड्रोलिक वॉशिंग के बारे में बताए थे ना, जिस तरह सल्फाइड अयस्क की सफाई किस विधि से होती है, उसी तरह कार्बोनेट और ऑक्साइड अयस्कों की सफाई किस विधि से होती है? अब द्रव चालित धुलाई हो गया तो ये कार्बोनेट अयस्क है, तो इसका हम क्या करेंगे? निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में क्या करते हैं? जिंक ऑक्साइड, कार्बन डाई। और तीसरा स्टेप में अब वही जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करके जिंक और कार्बन हो गया। तो जिंक की प्राप्ति उनके प्रमुख अयस्क जिंक ब्लेंड और कैलामाइन से किया जाता है। जिंकाइट भी कहीं कहीं पर उपस्थित होते हैं, तो जिंकाइट तो जिंक ऑक्साइड को ही कहते हैं, जिंकाइट तो जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, और जिंक ऑक्साइड से जिंक की प्राप्ति तो बिल्कुल एक चरणों में हो जाती है। अब ये जो हम जिंक बना है ये तो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होगा, क्योंकि अंतिम चरण में प्राप्त धातु का रिफाइनिंग करनी पड़ती है, कि ना। तो अंत में जो ये जिंक प्राप्त हुआ इसका हम रिफाइनिंग कर लेंगे। लेकिन यह जिंक जो है, ऊपर वाले क्लास में टीवी डिस्प्ले बार बार ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, वो लाइन 2-3 बार लाइन कटा है ना, इसलिए ब्लिंक कर रहा होगा। अच्छा, जो भी स्टाफ है ऊपर जाकर देखिए क्या दिक्कत है, ऑपरेटर को फोन कीजिए। वैसे 2-3 बार लाइन अप डाउन हुआ है तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो, फिर भी अभी सही है कि ना है कमेंट करिएगा। मीर कुमार सिंह। तो जिंक ब्लेंड और जिंकाइड से जो है किस प्रकार हम जिंक को प्राप्ति करेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कोई दिक्कत। अब आइए कि जिंक की उपयोगिता पर हम बात कर ले। जिंक की उपयोगिता पर हम बात कर ले तो जिंक के कई सारे यौगिक हैं जिनकी बहुत ज्यादा महत्ता है। जिंक के कई सारे यौगिक हैं। आइए एक एक करके उन यौगिकों को बारे में हम समझते हैं। सबसे प्रथम यौगिक जो है जिंक का, जिंक की उपयोगिता। जिंक की उपयोगिता, सबसे बड़े यौगिक से पहले हम बात करें तो जिंक का जो उपयोग किया जाता है वो गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया में, गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में। अब कहिएगा कि गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस क्या है, तो लोहे को संक्षारण से बचाने की यह एक विधि है गैल्वेनाइजिंग। आप जानते हैं कि पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस धातु का सर्वाधिक इस्तेमाल होता है वो क्या है? लोहा। पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था में जिस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग होता है वो कौन है? लोहा है, लोहा। लेकिन लोहा के साथ ये सबसे बड़ी दिक्कतें हैं कि लोहा में संक्षारण यानी कि जंग लगने की समस्या बहुत ज्यादा है। इसलिए प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था को हर साल लोहे के जंग के कारण लाखों करोड़ों डॉलर का घाटा होता है।
वर्तमान समय में जो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो 98% समुद्री रास्तों से पानी के जहाजों के द्वारा होता है, और वो पानी के जहाज लोहे के बने होते हैं। और हर साल जहाज के करोड़ों रुपए के पार्ट्स सिर्फ इसलिए बदलने पड़ते हैं कि उसमें जंग लग गया। तो एक तो सबसे ज्यादा उपयोगिता है लोहा की, और उसकी खासियत है कि उसमें जंग लगता है बहुत ज्यादा। तो उसी जंग लगने की बचाने की एक प्रक्रिया है गैल्वेनाइजिंग, जिसमें इस्तेमाल होता है किसका? जिंक का। अब कहिए कि गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जिंक का क्या किया जाता है? तो गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में जिंक को गर्म कर द्रव बना लिया जाता है। क्या बना लिया जाता है? द्रव बना लिया जाता है। जिंक को पूरा इतना खोलाया जाता है कि वो ठोस से क्या हो जाता है? द्रव। और फिर वो खौलते हुए जिंक में डायरेक्ट डाल दिया जाता है किसको? लोहा को। और इससे क्या होता है कि लोहा के ऊपर पर जिंक की एक पतली परत चढ़ जाती है। जिंक की एक पतली परत। अब लोहे के ऊपर जिंक के पतली परत को चढ़ाना ही गैल्वेनाइजिंग कहलाता है। और लोहे के ऊपर जब जिंक की पतली परत चढ़ जाती है तो लोहा सुरक्षित हो जाता है। लोहा सुरक्षित कैसे हो जाता है? तो लोहा सुरक्षित इस तरह से हो जाता है कि लोहा से ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? जिंक। और लोहा में जंग तब लगेगा जब लोहा वातावरण के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, लेकिन उसके ऊपर में जिंक, वो भी उससे ज्यादा अभिक्रियाशील, तो ऑक्सीजन से भेंट होने ही नहीं देता है लोहा को। कौन? जिंक। ये खुद अभिक्रिया करने में मस्त रहता है, और इससे लोहा क्या हो जाता है? सुरक्षित हो जाता है। क्लियर हो गया? तो जिंक की एक बहुत बड़ी उपयोगिता लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए, लोहे के संक्षारण से बचाने के लिए गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में होता है। गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है आप समझ ही गए हैं। अब आइए दोस्तों, हम जिंक के प्रमुख यौगिकों की चर्चा कर लेते हैं। जिंक का जो प्रमुख यौगिक है, सबसे पहला हमारा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट, और जिंक सल्फेट को कहते हैं श्वेत कशिश। क्या कहते हैं? श्वेत कशिश या व्हाइट विट्रियोल। श्वेत कशिश या व्हाइट विट्रियोल। कशिश का मतलब क्या? सल्फेट। कशिश का मतलब अश्वेत नाम इसलिए क्योंकि इसका रंग क्या होता है? यानी आपसे पूछ देगा कि जिंक सल्फेट किस रंग का होता है। अब देखिए 3 प्रकार के कशिश हम पढ़े, अभी तुरंत हम आपको पढ़े कॉपर सल्फेट, जिसमें 5 जल के अणु जुड़े थे, उसे हम क्या कहते हैं? नीला कशिश। एक और कशिश पढ़े थे फेरस सल्फेट। ये क्या था? हरा कशिश। तो कशिश का मतलब सल्फेट होता है, और ये जो भिन्न भिन्न रंग है ये वास्तविक रंगों के कारण इसके नाम में रंग है। यानी कि फेरस सल्फेट हरे रंग का होता है, इसलिए इसे हरा कशिश कहते हैं। कॉपर सल्फेट नीले रंग का होता है, इसलिए इसे नीला कशिश कहते हैं। जिंक सल्फेट उजले रंग का होता है, इसलिए इसे श्वेत कशिश कहते हैं। और ध्यान रखना कि जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट में जल के 7 अणु जुड़े हुए हैं, जबकि कॉपर सल्फेट में जल के मात्र कितने अणु जुड़े हुए हैं? 5 अणु जुड़े हुए हैं। कॉपर सल्फेट में मात्र कितने अणु जुड़े हुए हैं? 5। क्लियर? अब ये सब जहां रहेगा उसको नीला कर देगा। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न काफी बार बनाकर पूछे जाते कि इसमें जिंक सल्फेट डाल देंगे क्या होगा, इसमें कॉपर सल्फेट डाल देंगे क्या होगा, फेरस सल्फेट बन गया क्या होगा। कई बार पूछेगा एक रिएक्शन के दौरान फेरस सल्फेट का निर्माण हुआ तो विलयन में फेरस सल्फेट की उपस्थिति के कारण उसका रंग कैसा होगा? अजी यहां जहां रहेगा हरे हरे रहेगा। क्लियर? कोई दिक्कत? तो श्वेत कशिश, हरा कशिश, नीला कशिश समझे कि नहीं समझे? अब इस श्वेत कशिश का इस्तेमाल किस में किया जाता है जी? क्या करने में? हाँ, अब देखें पेंट करने का मतलब रंगाई करने में।
भिन्न भिन्न ब्रांड के जो पेंट बिकते हैं, एशियन पेंट, क्या और कौन कौन पेंट है, नेरोलैक, और कौन कौन है, कभी उस पेंट के कंपोजिशन पढ़े हैं? उसमें कई तरह के यौगिकों का इस्तेमाल किया जाता है और श्वेत कशिश का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ये कंपाउंड हुआ जो कि पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है। पेंट मतलब रंगाई वाला पेंट, और वैसे भी समझ रहे कि आम पेंट जो है वो तो कपास का बनेगा, हाँ ठीक है। तो जिंक सल्फेट। दूसरा है जिंक ऑक्साइड। जिंक, सबसे पहले इसे फिलोसोफर उल कहते हैं। क्या कहते हैं? फिलोसोफर उल कहते हैं। जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? फिलोसोफर उल। जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? फिलोसोफर उल है। जिंक ऑक्साइड का दूसरा नाम क्या है? फिलोसोफर उल। क्लियर? अब फिलोसोफर उल इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप जितने भी मरहम देखते हैं, ठीक है, तो मलहम बनाने में जो आप देखते हैं, मलहम बनाने में जो मेन कंपोनेंट होता है, मेन कंपोनेंट बहुत कम होते हैं। जैसे आप मान लीजिए किसी भी ब्रांड का क्रीम बिक रहा है, आपको तो प्रचार करेगा, पाइए नींबू और चंदन की खुशबू, क्या है कि ना है? हल्ला क्या करते समझिएगा तो गजब स्थिति है हमारी। हम बार बार कहते हैं कि जनरल कंपटीशन बहुत भारी है, जरा सा भी सावधानी हटी गया, हाँ, तो आप जिसको बहुत आसान में ले रहे हैं वो आपकी जिंदगी का सबसे कठिन कार्य है। ये बात आप समझिए। आप जिंदगी में नौकरी पा लीजिएगा तो आगे के समय में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जाएगी कि आप नौकरी कर रहे हैं। और आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक परीक्षा पास करने के लिए पढ़ रहे हैं कि इंटर परीक्षा पास करना आपको? नहीं, आप जिंदगी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। तो कृपया उस तरह नहीं पढ़िए जिस तरह आप मैट्रिक इंटर में पढ़ रहे थे, ठीक है ना? हाँ, इस रुतबे को बदलिए, क्योंकि आप परीक्षा पास करने के लिए, आप जिंदगी बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो कुछ तो बदलाव लाना होगा, नहीं तो फिर वही मैट्रिक इंटर जैसे पढ़िएगा, सेकेंड थर्ड होकर रह जाइएगा, कभी नौकरी होगा नहीं। तो जिंक ऑक्साइड को हम क्या कहते हैं? फिलोसोफर। तो हम कह रहे थे कि जितने भी मलहम होते हैं, क्रीम होते हैं, उसका बेस मटेरियल है यह। क्या है? आपको जितनी प्रचार किया जाता है कि नींबू और चंदन की खुशबू, तुलसी की खुशबू, पता नहीं क्या क्या की खुशबू, आपको लगता है कि 50 रुपए के क्रीम में तुलसी भर भर के दिया जाएगा? उतना सस्ता भी नहीं है तुलसी। तो उसका बेस मटेरियल क्या रहता है? जिंक ऑक्साइड। कोई भी क्रीम जो उजरा उजरा निकलता है तो आप समझिए कि उसमें कॉम लायक चीज बहुत कम है, अधिकांश चीज उसमें क्या है? जिंक ऑक्साइड है। तो इसका इस्तेमाल क्रीम मरहम बनाने में हुआ जाता है। क्रीम मरहम बनाने के बेस मटेरियल के रूप में किया जाता है। किसका इस्तेमाल? जिंक ऑक्साइड का। तीसरा है लिथोपोन। लिथोपोन एक प्रकार का मिश्रण है। लिथोपोन एक प्रकार का जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट, जिंक ऑक्साइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? लिथोपोन कहते हैं। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? लिथोपोन कहते हैं। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिश्रण को क्या कहते हैं? लिथोपोन। और इस लिथोपोन का भी इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के पेंट बनाने में किया जाता है। क्लियर? जिंक सल्फाइड का भी इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है। लिथोपोन का इस्तेमाल पेंट बनाने में किया जाता है, विभिन्न प्रकार के रंग तैयार करने में किया जाता है। चौथा है दोस्तों जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड लकड़ी को घून दीमक से बचाने हेतु उस पर जिंक क्लोराइड की ही परत चढ़ाई जाती है। जिंक क्लोराइड की ही परत चढ़ाई जाती है। जिंक क्लोराइड की ही परत चढ़ाई जाती है। लकड़ी के दरवाजे पर देखे होंगे कि पेंट मारा जाता है, खास प्रकार के, उसमें गंध भी होती है। वो किसका है? जिंक क्लोराइड का, जिसको कहते हैं प्राइमर मार दीजिए।
है कि नहीं है? तो लकड़ियों पर जो प्राइमर मारे जाते हैं उसकी खासियत होती है कि वो लकड़ी को घुन से बचाता है, वो लकड़ी को दीमक से बचाता है। वो जो प्राइमर है वो वास्तव में किससे बनता है? जिंक क्लोराइड से बनता है। किससे बनता है दोस्तों? क्लियर? अगला चलिए, एक कह रहा है जयराम कुमार, कह रहा कि सीमा भाभी के बारे में कुछ कहिए। है हल आइए, फिर कोई वायरल हुआ है कि? अच्छा अच्छा, ये वायरल चीज पर ध्यान मत देना क्या? हाँ, नौकरी होंगे, हम खुद वायरल होंगे, समझे? हाँ, जिंक क्लोराइड। और है, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जिंक क्लोराइड का इस्तेमाल लकड़ी को घुन दीमक से बचाने के लिए, उस पर पेंट करने के लिए होता है। अब ध्यान दीजिए, अगला जो है जिंक क्लोराइड, अगला जो है दोस्तों ये है जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड, जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल स्फुर दीप्ति पर्दा बनाने में होता है, अब ये स्फुर दीप्ति का मतलब समझे थे? बताए भी हम। स्फुर दीप्ति जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फॉस्फोरिसेंस, क्या कहते हैं? और स्फुर दीप्ति का मतलब हुआ कि जब हम एक प्रकार के रेडिएशन को डालेंगे जिंक सल्फाइड पर, तो जिंक सल्फाइड उस रेडिएशन को अब्जॉर्ब करके दूसरे प्रकार के रेडिएशन का त्याग करेगा। जब कोई पदार्थ एक खास प्रकार के विकिरण को अवशोषित करके दूसरे प्रकार के विकिरणों का त्याग करते रहता है, और तब तक वह दूसरे प्रकार के विकिरणों का त्याग करते रहे जब तक उस पर विकिरण आपतित किया जाता रहे, तो इसी घटना को क्या कहते हैं? स्फुर दीप्ति कहते हैं। बात को समझ गए ना? तो स्फुर दीप्ति एक ऐसी घटना है, स्फुर दीप्ति एक ऐसी घटना है कि जिस पर ऐसी घटना है कि अगर हम जिंक सल्फाइड पर एक खास प्रकार के रेडिएशन को आपतित कराएंगे, तो इससे यह उसको अवशोषित करके कुछ अलग प्रकार के रेडिएशन का क्या करेगा? त्याग करेगा। सेम टू सेम रेडिएशन का त्याग नहीं करेगा। आप रेडिएशन को डालें, उसने उसे एब्जॉर्ब किया, उसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ और फिर वो अलग टाइप के रेडिएशन को उत्सर्जित करने लगा, और ये तब तक होते रहे जब तक आप उस पर रेडिएशन डालते रहे। इसी घटना को क्या कहते हैं? स्फुर दीप्ति। और जिंक सल्फाइड में स्फुर दीप्ति का गुण पाया जाता है। जिंक सल्फाइड में स्फुर दीप्ति का गुण पाया जाता है। इस पर आप रेडिएशन डालिएगा, वह भी रेडिएशन उत्पन्न करते रहेगा। क्लियर हो गया? तो स्फुर दीप्ति पर्दा बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है? जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? और स्फुर दीप्ति का मतलब क्या हुआ, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? स्फुर दीप्ति का मतलब क्या हुआ, इस बात को आप समझे कि नहीं समझे? इसमें कोई दिक्कत है? एक खास प्रकार के विकिरणों को अवशोषित करके एक खास प्रकार के विकिरणों का त्याग करने की प्रक्रिया को फॉस्फोरिसेंस या स्फुर दीप्ति कहते हैं। स्फुर दीप्ति पर्दा बनाने में जिंक सल्फाइड का इस्तेमाल होता है। अगला है जिंक फॉस्फाइड। इसमें तो बताने का कोई जरूरी नहीं है। जिंक Zn3P2, Zn3P और जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल। अब ध्यान रखिए कि जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल चूहा विष के रूप में होता है, लेकिन इसमें विषैला पार्ट कौन है? फॉस्फाइड है। जिंक विषैला पार्ट, यानी कि किसी और चीज का भी फॉस्फाइड रहेगा, किसी और कंपाउंड का फॉस्फाइड रहेगा, वो विषैले होंगे। क्लियर? यानी कि अगर जिंक फॉस्फाइड विषैला है तो किसी भी तत्व का फॉस्फाइड अवयव विषैला होगा। किसी भी तत्व का फॉस्फाइड अवयव विषैला होगा। जैसे पोटेशियम फॉस्फाइड, क्या वो विषैले नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। कॉपर फॉस्फाइड विषैले नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो जिंक फॉस्फाइड का ज्यादातर इस्तेमाल चूहा विष में किया जाता है, लेकिन इसमें विषैला फॉस्फोर वाला पार्ट फॉस्फोरस है।
ये किसी भी और कंपाउंड के साथ जुड़ेगा, विषैले हो जाएंगे। क्लियर हो गया? तो कॉपर जिंक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोस्तों सारा कंपाउंड हम विस्तार पूर्वक पढ़े कि ना। अब चांदी, सोना, पारा और लेड, चांदी, सोना, पारा और लेड, इसको विस्तार पूर्वक पढ़ने की कोई जरूरी। तो ये आपका होमवर्क रहा कि चांदी, सोना और पारा और लेड को आप पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। उसमें क्या है जी, लगता है घर पर ज्वाइनिंग लेटर आ गया है। ठीक है, बढ़िया। अभी बता रहे हैं, अभी तो हम बता रहे थे कि चांदी, सोना, पारा और सीसा, ये आपका होमवर्क रहा। इसके सारे फैक्ट को आप याद कर लीजिएगा। ज्यादा दिक्कत होगा तो हम आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 203 से लेकर 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 क्वेश्चन नंबर 252 तक, 203 से लेकर 252 तक इसी 4 यौगिक से जुड़े हुए प्रश्न है। यानी 203 से लेकर क्वेश्चन नंबर 252 तक चांदी, सोना, पारा और सीसा के प्रश्न है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा वो 203 से लेकर 252 तक जब हम क्वेश्चन करवाएंगे उस समय आपका वो प्रॉब्लम दूर कर देंगे। क्लियर? अब इन जो धातुओं को विस्तार पूर्वक था, हम पूरा विस्तार पूर्वक गए, हर बात बताए आपको, लेकिन इन सब धातुओं का कोई विशेष महत्व नहीं है। ठीक है, जितना फैक्ट है वही काफी है। तो अगले क्लास में हम मिश्र धातु, सीमेंट और कांच के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिर भी अगर कोई दिक्कत होगा तो आप पूछिएगा, बताएंगे। तो ये होमवर्क रहा, चारों धातु याद करके आइएगा। क्लियर? क्योंकि क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा है, 2-3 क्लास क्वेश्चन में भी लग जाएगा, तो कुछ फैक्ट आपको खुद भी याद करना होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। गुड नाइट एवरीबॉडी।